तैयारी कभी जो होती है वो प्रेशर में नहीं होती है, मेरा मानना है। आप हंसते हुए तैयारी कीजिए और हमारे YouTube चैनल पर आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा और जो भी सुझाव होंगे उसको मैं सुनूंगा और उसको मैं समझूंगा, बच्चे रियलाइज करूंगा कि ये सही कर रहे हैं, क्या बताना चाहिए। आज का जो हमारा बच्चों टॉपिक है वह है मूल अधिकार की विशेषता। मूल अधिकार की विशेषता। मूल अधिकार की विशेषता, ठीक है। मूल अधिकार की विशेषता शुरू करने से पहले एक बार पीछे की क्लास रिवाइज कर लें, उसी बहाने आपको याद भी हो जाएगा। मैंने बताया था कि भारत में के संविधान में जो मूल अधिकार लिया गया है, वो जब संविधान बना था उसमें नागरिकों को कितने मूल अधिकार मिले थे? 7। अब कितने हो गए हैं? 6। शाबाश, अब 6 हो गए हैं। कौन सा हट गया? संपत्ति का अधिकार हट गया। संपत्ति का अधिकार पहले किस अनुच्छेद में था? ये प्रश्न आते हैं कि मूल सब संविधान बना था उसमें संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में था? तो आप बता दोगे साहब 31। अब वह संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार में नहीं है, अब वह भाग 12 में है और अनुच्छेद 300 के क में है। 300 क में है। संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है, क्या है? विधिक अधिकार या संवैधानिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार अब विधिक अधिकार है या संवैधानिक अधिकार है। तो जैसे हम बात करते हैं बच्चों कि मूल अधिकार जो हमारे संविधान में लिया गया है वह यूएसए के संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये बात क्लियर है? कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लेकिन इसकी जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी हम जाने, क्योंकि यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो उसमें जब भारत देश आजाद नहीं हुआ था तो ये तो आप जानते ही हो कि संविधान की बातों को कहां से लिया गया? मूल अधिकार की बातों को कहां से लिया गया? यूएसए से लिया गया। यूएसए संविधान से लिया गया। यूएसए में एक बात और जान लो जो आपको बुक में नहीं मिलती होंगी। यूएसए में जो मूल अधिकार स्थापित किया गया, मैं एक चीज और आपको नहीं बता देता हूं। यूएसए में के संविधान में जो मूल अधिकार स्थापित किया गया वह 1791 के संविधान संशोधन के 10 संविधान संशोधन के द्वारा यूएसए के संविधान में मूल अधिकार को जोड़ा गया। हम अपने भारत पर में आए तो संविधान में जो मौलिक अधिकारों का समावेश हुआ वो यूएसए के संविधान से लिया गया है। लेकिन इसकी हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आपको मैं बताना चाहता हूं बच्चों कि 1927-28 ईस्वी में भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए साइमन कमीशन भारत आया था। एक कमीशन आयोग आया था जिसके अध्यक्ष साइमन थे और जिसके अध्यक्ष साइमन थे तो उनके ही नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का उद्देश्य जो था वो भारत में था संवैधानिक सुधार करने के लिए। संवैधानिक सुधार करने के लिए साइमन कमीशन भारत आया था। कांग्रेस ने साइमन कमीशन का विरोध किया। कांग्रेस ने साइमन कमीशन का विरोध किया। विरोध इसलिए किया क्योंकि इस कमीशन में कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। इस कमीशन में कोई भी भारतीय शामिल नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध करने का कांग्रेस ने निर्णय किया। और आपको पता होगा कि साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए गए। इसमें लाला लाजपत राय पंजाब में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। मॉडर्न हिस्ट्री की बात है बच्चों। साइमन कमीशन का पंजाब में लाला लाजपत राय विरोध कर रहे थे और इस विरोध में उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। उनके सर पर लाठियां लगी और उसके चोट के कारण उनका जो है देहांत भी हो गया।
तो इस साइमन कमीशन का जब कांग्रेस ने विरोध किया तो अंग्रेजों ने भारतीयों को चैलेंज किया, और चैलेंज करने वाला वह व्यक्ति था जिसका नाम था लॉर्ड बर्केनहेड। लॉर्ड बर्केनहेड ने चैलेंज किया कि आप एक ऐसा मसौदा तैयार कीजिए। लॉर्ड बर्केनहेड ने भारतीयों को चुनौती दिया कि आप एक ऐसा मसौदा तैयार कीजिए जो सारे दल, भारत के सारे दलों को मान्य हो। ठीक, तो इनकी चुनौती को स्वीकार किया गया और 1928 ईस्वी में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ। एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन के द्वारा आप नोट करते चलेंगे बच्चों, मैं एकदम, ये प्रश्न आते हैं एग्जाम, वनडे एग्जाम के लिए, लोक सेवा आयोग के एग्जाम के लिए, जो अभी आने वाले एग्जाम है खंड शिक्षा अधिकारी का, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसी बारे एक बात और बता देता हूं कि लेखपाल की वैकेंसी यूपी में आने वाली है, इसलिए हम इस लॉकडाउन का सदुपयोग करें, घरों में रहें लेकिन अपनी पढ़ाई को जारी रखें। और पढ़ाई का सबसे बढ़िया माध्यम है आज का आपका यूट्यूब चैनल। आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सारी वीडियो क्रम से मिलेगी। ठीक है, 1928 ईस्वी में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई जिसको कहा गया बच्चों नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट, इसकी हिंदी है नेहरू प्रतिवेदन। नेहरू प्रतिवेदन, ठीक, प्रतिवेदन। और नेहरू रिपोर्ट को तैयार करने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम था मोतीलाल नेहरू। ये जानते रहिए, मोतीलाल नेहरू। इस नेहरू रिपोर्ट में पहली बार मौलिक अधिकारों की बात कही गई थी। मैं आपको ऐतिहासिक बैकग्राउंड में बातों को बता रहा हूं। तो पहली बार इस रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों की बात कही गई थी। ठीक है, आगे चलकर 29 मार्च 1931 ईस्वी, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 29 मार्च 1931 ईस्वी में कराची में एक अधिवेशन हुआ। कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ठीक, इस अधिवेशन के अध्यक्ष जानते रहिए। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। आपको इसके पहले एक न्यूज और दे दूं कि इसके 6 दिन पहले माने 23 मार्च 1931 ईस्वी, 6 दिन पहले 23 मार्च 1931 ईस्वी को 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। और 6 दिन के बाद 29 मार्च 1931 को जो कराची में अधिवेशन हुआ, इसका वहां पर काफी विरोध भी हुआ। लेकिन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बात है कि इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और इस अधिवेशन में कांग्रेस ने अपने मंच से संविधान में यह बात रखी कि जब भारत का संविधान बनेगा तो उसमें मौलिक अधिकारों का समावेशन जरूर होगा। लोगों को अपनी बात रखने की आजादी होगी, अपने विकास की आजादी होगी। तो प्रश्न पूछ, और खास बात बच्चों, ये जब भारत का संविधान बना और जो 8 समितियां बनी, बड़ी समितियां बनी, उस 8 बड़ी समितियों में जो एक समिति थी मौलिक अधिकार की समिति। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं बच्चों, जो मौलिक अधिकार की समिति बनी थी, उस समिति के भी अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। तो ये 2 नाम बड़े इंपॉर्टेंट है। उस समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल।
तो ये मैंने आपको ऐतिहासिक बैकग्राउंड बता दिया। फिर से एक बार देख लीजिए, हम यह बात करते हैं कि मूल अधिकार जो संविधान में स्थापित किया गया है वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो यूएसए में जो संविधान स्थापित किया गया है, मौलिक अधिकारों को स्थापित किया गया है, वो 1791 के संविधान 10 संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों को स्थापित किया गया था। भारत के संदर्भ में जब भारत आजाद नहीं था, भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तो उस समय भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एक साइमन कमीशन भारत में आया था। इस साइमन कमीशन की बातों को अंग्रेजों ने, साइमन कमीशन की बात को कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया क्योंकि इसमें कोई भारतीय शामिल नहीं था। जब यह स्थगित हो गया तो लॉर्ड बर्केनहेड को चुनौती किया कि आप हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करने से मना कर देते हैं। अगर आप में हिम्मत है तो आप एक ऐसा मसौदा तैयार कीजिए जो आपके देश के सभी पार्टियों को स्वीकार हो। तो 28 में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन हुआ और इसके द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू, और उन्होंने अपना प्रतिवेदन दिया। अब प्रश्न यह बनता है कि इस नेहरू रिपोर्ट में भी मौलिक अधिकारों की बात कही गई थी। इस नेहरू रिपोर्ट में भी मौलिक अधिकारों की बात कही गई थी। कांग्रेस में आधिकारिक रूप से 29 मार्च 1931 को कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। और इस कांग्रेस के मंच से पहली बार मौलिक अधिकारों को कांग्रेस ने अपने मसौदे में भी रखा। और खास बात मैं बताना चाहता हूं, जब भारत आजाद हो गया, संविधान का निर्माण शुरू हो गया, उसको मैंने आपको पढ़ाया भी है कि जो 8 मूल समितियां बनी, उन 8 बड़ी समितियों में जो मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति थी उसके भी अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। तो ये तो मैंने आज आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के मौलिक अधिकार के बारे में बता दिया। आप अगर YouTube चैनल पर देखेंगे तो सीधे सीधे आपको रखने की शैली में बताते हैं, लेकिन टॉपिक को नीचे से या प्रारंभिक से स्टार्ट करने का प्रयास नहीं करते। इसलिए आप क्रम से इसको पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें बहुत आसानी से समझेंगी, याद आएंगी और आपको एक नोट्स भी तैयार होगा। आगे चलते हैं बेटा। अब इसकी विशेषताओं की हम बात करते हैं। नंबर 1 विशेषता हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मूल अधिकार है वह, उसमें कुछ मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। कुछ अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। बाकी सारे अधिकार भारतीय और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं। तो इसमें जो भारतीयों को प्राप्त प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, वे कौन से अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो वो ए मैंने लिख दिया बच्चों, इसका मतलब आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये जो मूल अधिकार है यह केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। बाकी जो सभी हैं, बाकी जो मूल अधिकार हैं, बाकी सभी मूल अधिकार वह भारतीयों को भी प्राप्त है प्लस विदेशियों को भी प्राप्त है। याद हो जाएगा बच्चों, ये केवल मूल अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है। कौन कौन? अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। दूसरी बात, मूल अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंगे यहां पर, मैं लिख भी देता हूं। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया कि मूल अधिकार में संशोधन करने का अधिकार संसद के पास। लिख लेंगे आप पूरी बात को, मैंने इतना लिख के छोड़ दिया।
मूल अधिकार में संशोधन का मतलब इसको कम करने या मूल अधिकारों में कुछ चीजों को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। ठीक है, तो ये संसद करती है। लेकिन यहां पर एक बात गौर करने की बात है, क्या कि जो मूल अधिकारों में संशोधन होगा वह संशोधन इस प्रकार का नहीं होगा जिससे जिससे भारतीय संविधान का मूल ढांचा न बदले। आपको इसमें दो कंडीशन में बताना चाहता हूं कि था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद, नोट कर लेंगे, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं, लिखते चलेंगे बच्चों, मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। यह फैसला था सर्वोच्च न्यायालय का। यह फैसला क्या था? सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला था। लेकिन 1973 ईस्वी में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, अब तक की सबसे बड़ी पीठ, इसमें कुल 13 न्यायाधीश बैठे थे। इस पीठ ने फैसला दिया कि संसद, नोट करते चलेंगे बेटा, संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, परंतु संविधान का मूल ढांचा न बदलने पाए। तो ये जो है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। यहां मैं बता देना चाहता हूं कि न्यायालय केवल जांच कर सकती है। मैंने आपको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की पहली क्लास में बताया है कि व्यवस्थापिका का कार्य क्या है बच्चों? नियमों को बनाना। कार्यपालिका का कार्य है कि कार्यपालिका नियमों को लागू कराना, और न्यायपालिका का कार्य है उन नियमों की जांच करना। तो ये जांच करने का कार्य यही होता है। क्लियर बात? कुछ अधिकार मैंने पहली हेडिंग तो बता दिया। दूसरी ये है, आपको याद रहेगा कि बदलने ना पाए। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का मामला मैंने बता दिया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला बता दिया। ठीक है, अब क्या है? अब यही है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में ये स्पष्ट बात लिख दी गई है कि संसद संविधान के किसी भी भाग में, मेरी बातों को सुने, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में है कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, परंतु यह संशोधन उसके आधारभूत ढांचे को न बदलने पाए। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। अगली विशेषता क्या है? संसद जो है इस पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकती है। संसद इस पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकती है। इसका क्या मतलब है? इसमें कुछ बातें हैं, देखिए। जैसे इसमें नोट करके पहली बात लिख लेंगे बच्चों, नोट 1 करके। मतलब कि जो मूल अधिकार दिए गए हैं संविधान में के द्वारा, मूल अधिकार में जो नागरिकों को दिए गए हैं, हमारा कहने का मतलब बच्चों वो असीमित नहीं है। असीमित नहीं है मतलब इसका मतलब
कि वे निर्बाध नहीं है, ये इन पर समय परिस्थितियों के अनुसार इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, तो अगर उचित हुआ तो इन पर प्रतिबंध क्या लगाया जा सकता है। तो नोट 1 क्या कर लेंगे। नोट 1 है बेटा कि अनुच्छेद 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, और अनुच्छेद 21 किसी भी आपातकाल में, किसी भी आपातकाल में समाप्त नहीं किए जा सकते, किसी भी आपातकाल में समाप्त नहीं किए जा सकते। कौन कौन अनुच्छेद, अनुच्छेद 20 और 21, माने किसी भी आपातकाल। बच्चों मैंने बताया था आपको पहले की क्लासों में 352, फिर मैं रिवाइज करता हूं 352, ये क्या है, ये है राष्ट्रीय आपातकाल। मैंने शॉर्टकट लिखा, आपको मैंने बताया भी है कि इसी को क्या कहते हैं, युद्ध आपातकाल या शस्त्र विद्रोह। आर्टिकल 356, ये क्या है, राष्ट्रपति शासन। और अनुच्छेद 360, ये क्या है बच्चों, वित्तीय आपातकाल। तो ये तीनों आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 समाप्त नहीं हो सकते। नोट 2 इसी में कर लेंगे। नोट 2 क्या कहता है, नोट 2 राष्ट्रीय आपातकाल के समय, राष्ट्रीय आपातकाल के समय, लिखते चलेंगे, सुन रहे मेरी बातों को। राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 19 के अधिकार के मूल अधिकार प्रतिबंधित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 19 के जो मूल अधिकार है वह राष्ट्रीय आपातकाल के समय स्थगित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने इसकी आपकी तीसरी विशेषता बता दिया। नंबर 4, मैं 4 को बच्चों ऊपर लिखता हूं क्योंकि इसमें कुछ अगली लास्ट में विशेषता है, ये थोड़ी सी बड़ी इसके बारे में, आप इसको, हमें उम्मीद है कि आप नोट कर लिए होंगे। नंबर 4 क्या है बच्चों, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये है मूल अधिकारों के रक्षण का प्रावधान, मूल अधिकारों के रक्षण का प्रावधान। मैंने आपको बताया था जब मूल अधिकार 6 लिखवा रहा था, उसमें एक मैंने आर्टिकल बताया था अनुच्छेद 32, जो क्या है, जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यही है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी अनुच्छेद को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। तो उन 6 मूल अधिकारों में ये जो अनुच्छेद 32 है, यह एक मूल अधिकार के साथ साथ नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षण भी है। शब्दों पर गौर करें, यह अनुच्छेद 32 नागरिकों के मूल अधिकारों के साथ साथ मूल अधिकारों का रक्षक भी है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो इससे संबंधित 3 अनुच्छेद आते हैं बच्चों। अभी मैं बता देता हूं, याद हो जाएगा आपको। किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो मैं यहां इसको डैश से आपको 4 से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये देखिए,
अगर मूल अधिकारों का संसद या राज्य विधानमंडल उसके अधिकारों में कमी करते हैं, कटौती करते हैं, तो उसकी जांच कौन करेगी? न्यायपालिका करेगी। मैंने आपको बता रखा है कि मूल अधिकारों का रक्षण का जो अधिकार है, मूल अधिकारों के जो रक्षण का अधिकार है वह दो के पास है, दो अंगों के पास है। वह एक है सर्वोच्च न्यायालय और दूसरा है उच्च न्यायालय। ठीक है, तो इस बात को दिमाग में आपकी बात दौड़े और फिर यह इसको पकड़िए। मूल अधिकारों का जो उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 का सहारा लेकर आप सर्वोच्च न्यायालय में याचिका रिट दायर कर सकते हैं। और ये जो मूल अधिकारों से संबंधित रिट पड़ेगी वह किसमें है वो ये देख लीजिए। पहला है इसका बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हिबस कार्पस। ये पूछा गया प्रश्न है, मैं आगे इसको मैं डिफाइन करूंगा, लिखूंगा, इंग्लिश में लिखूंगा, लेकिन अभी आपको दिमाग में बात बैठाना मेरा फर्ज है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है बच्चों परमादेश, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में मैंडमस, तीसरा है आपका प्रतिषेध, जिसको प्रोहिबिशन कहते हैं, चौथा है आपका उत्प्रेषण, और पांचवा है अधिकार परीक्षा, इसको बोलते हैं क्वाटो वारंटो। ठीक है, तो ये 5 हैं। इन 5 के द्वारा आप सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर आप याचिका दायर कर सकते हैं। दूसरा क्या है जो मैंने यहां बताया, उच्च न्यायालय है, इसमें आप सामान्यवाद भी ला करके मूल अधिकारों का रक्षण करा सकते हैं, और सामान्यवाद में भी ये दायर की जा सकती हैं, सामान्यवाद लाकर भी। तो मैंने एक लाइन आपको बता दिया बच्चों कि सुप्रीम मूल अधिकारों का रक्षण का अधिकार किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास है, और राज्यों में उच्च न्यायालय के पास है। और एक खास बात, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा बच्चों, 2 तो मैंने बता दिया, इसके अलावा एक अनुच्छेद है 13 जो अभी आएगा। वो अनुच्छेद 13 क्या कहता है? यही है बच्चों न्यायिक पुनरावलोकन। और ये अभी इसको मैं नहीं बताने वाला क्योंकि आपके अंदर इंटरेस्ट बना रहे। न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में जुडिशियल रिव्यू, नाम से स्पष्ट होगा। न्याय मतलब कानून का पुनरावलोकन, और कानून का पुनरावलोकन करने का अधिकार किसके पास है? तो आपका सर्वोच्च न्यायालय प्लस उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय प्लस उच्च न्यायालय के पास है। यह न्यायिक पुनरावलोकन का जो कॉन्सेप्ट लिया भारतीय के संविधान ने, वह कहां से लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, न्यायिक पुनरावलोकन, इसी को हम लोग कह सकते हैं न्यायिक समीक्षा, यही वर्ड है। न्यायिक समीक्षा कह लीजिए, न्यायिक पुनरावलोकन कह लीजिए। यह कॉन्सेप्ट भारत ने किस देश संविधान से लिया है? तो यूएसए के संविधान से लिया है। ठीक है, मैंने आपको भारतीय संविधान के स्रोत मैंने आप लोगों से कहा था कि आप उसको किसी भी किताब से नोट कर लीजिए, उसमें से एक आध प्रश्न जरूर बनते हैं। तो अब तक मैंने आपको भारतीय संविधान की विशेषता बता दिया। पहली विशेषता बताया कि कुछ मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, वो है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। बाकी के सारे मूल अधिकार हैं वो जो सभी लोगों को प्राप्त है। ठीक है, अब चलते हैं बेटा। अब मूल अधिकार जो हमारा स्टार्ट होता है वो ये है, टॉपिक स्टार्ट होती है आर्टिकल 12 से लेकर 35, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35। भाग कौन सा? 3। ठीक, कहां से लिया गया है? ये कई बार मैंने दौड़ा दिया आपको, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, अब इसमें अनुच्छेद 12 क्या है? अनुच्छेद 12 बहुत मजेदार टॉपिक बच्चों।
राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा ये है डिफिनीशन ऑफ स्टेट। राज्य की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ स्टेट। एकदम संविधान गाना गा के पढ़ा लिए, किसी भी अन्य चीज को आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। बस आप, मेरी जिद है आपको संविधान में योग्य बनाना, बस आप साथ दीजिए। इसकी एक शायरी कही जाती है, चला था जनाबे अकेले मंजिल, चला था जनाबे अकेले मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। मैं अकेला चला हूं और आपके साथ से मेरा कारवां बनेगा। तो इसमें पहला टॉपिक हो गया बेटा, राज्य में क्या आता है वो देख ले। नंबर 1, केंद्र की सरकार, केंद्र की सरकार और संसद, केंद्र की सरकार और संसद। इसमें हो गया, इसको इंग्लिश आसान बच्चों याद करना, क्या? यूनियन गवर्नमेंट एंड यूनियन लेजिस्लेशन, यूनियन गवर्नमेंट एंड यूनियन लेजिस्लेशन, केंद्र की सरकार और संसद। बी, राज्य की सरकार और राज्य की सरकार और राज्य विधानमंडल। ठीक, राज्य की सरकार और राज्य विधानमंडल। इसमें क्या हो गया बच्चों? स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेशन। ठीक। नंबर 3, स्थानीय अधिकारी, स्थानीय अधिकारी। इसमें आते हैं इसको लोकल ऑफिसर। लोकल ऑफिसर में क्या है? नगर पालिका, जिला बोर्ड आदि। और लास्ट है अन्य पदाधिकारी। अन्य पदाधिकारी में बच्चों इसको इंग्लिश में कहते हैं अदर ऑफिसर। यहां पर आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बतानी है हमको कि अदर ऑफिसर वो कौन? वो होते हैं जो विधि का आदेश रखते हैं, वह भी राज्य में आते हैं। इसका प्रश्न आया है LIC, जैसे LIC भी आपके राज्य में आती है, ONGC भी आपकी LIC में, सॉरी अदर ऑफिसर्स में डिफिनीशन ऑफ स्टेट में आते हैं, और आपका सेल इत्यादि भी ये राज्य के परिभाषा में आते हैं। ठीक, तो आप मेरे साथ कॉपी कलम बंद कीजिए और एक बार खूब याद, मन से याद कर लीजिए। क्या हो गया? पहला डिफिनीशन ऑफ स्टेट में क्या हो गया? पहला हो गया यूनियन गवर्नमेंट एंड यूनियन लेजिस्लेशन, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेशन, लोकल ऑफिसर और अदर ऑफिसर। कल की क्लास मेरी बच्चों होगी अनुच्छेद 13 हमको बताना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपको हमको बताना है न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक समीक्षा और न्यायिक सक्रियता। ये 3 टॉपिक आपको बताने हैं यहाँ पर, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता और न्यायिक समीक्षा। हमने न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया है यह भी हमको आपको बताना है, और ये अनुच्छेद 13 कहता क्या है ये मुझको आपको बताना है। तो कल की क्लास मेरी अनुच्छेद 13 से स्टार्ट होगी, और समानता का अधिकार जो आपका प्योरली 14 से स्टार्ट होता है वो हमको आपको बताना है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। कल की वीडियो आप देखिएगा। आज की वीडियो अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कीजिए। आपकी सब्सक्राइब ही हमको आगे तक पहुंचाएगी। ठीक है, धन्यवाद।